जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम यात्री एंड एप्लीकेशन पर। मैं पवन तोमर आज आपके लिए एक बहुत शानदार सेगमेंट लेकर आया हूँ। सेगमेंट जो है आपका RIMC, जो आपका दिसंबर में परीक्षा होने वाली है, उसके लिए RIMC का मैथ्स का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन इसके मॉक टेस्ट में। ठीक है, पहला प्रश्न देखिएगा क्या दिया गया है। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle. If angle OAB equal to 35 degree and seize any point on the circle then angle ACB. अब देखो बेटा, ये हमारे पास कोई सर्कल है। अब सर्कल में मैंने बोला कि ये जो O है, O आपका सेंटर है। अब आपको एक बात पता है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? आपकी रेडियस कहलाती है। इतना तो पता है। अब देखो, ये OA और OB दोनों क्या हैं? रेडियस है भाई। OA और OB क्या है? दोनों रेडियस है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि OA इक्वल होगा OB के? OA इक्वल क्या होगा? OB के। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है बेटा? ये हमारी रेडियस है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब जब ये दोनों रेडियस हैं तो अब आपको पता है कि साइड यदि इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दो साइड्स इक्वल है। देखो, इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, तो दोनों बेटा इक्वल होंगे। तो ये कितना हो गया? ये भी 35 डिग्री का हो गया। क्यों? तो अब मैं ये कह सकता हूं कि एंगल OAB इक्वल है एंगल OBA बराबर है 35 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइड जो है हमारे इक्वल है। साइड क्या है? हमारी इक्वल है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इतना बात हमें पता है। तो अब देखो, इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB, इतनी बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या कहेंगे? एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है, अब एंगल O हमें निकालना है तो एंगल O प्लस एंगल A कितना है बेटा? 35 डिग्री। और एंगल B कितना है? ये भी 35 डिग्री है। हम देखो इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते थे कि OAB, OBA, AOB, ये भी डिनोट कर सकते थे, लेकिन हमने शॉर्ट में थोड़ा सा इसे डिनोट कर लिया। तो एंगल O प्लस 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल है 180 के। तो एंगल O इक्वल हो जाएगा 180 माइनस के 35, और 35 कितना हो गया? 70। इसे इधर लेकर गया तो 180 माइनस के 70, तो एंगल O इक्वल हो गया हमारा 110 के। किसके हो गया बेटा? 110, क्योंकि 180 माइनस के 70 क्या हो गया? 110। अब हमें ये बात क्लियर हो गई कि ये वाला एंगल जो है हमारा 110 है। क्लियर है बात? नहीं? अब हमें एक बात पता है। क्या बात पता है बेटा? हमें पता है कि सरकमफ्रेंस पर बना एंगल आपके सेंटर पर बने एंगल का क्या होता है? आधा होता है। यानी कि ये वाला एंगल इसका हाफ होगा। तो अब हम क्या कहेंगे कि जी एंगल ACB जो हमसे पूछा गया है इक्वल होगा 1/2 एंगल AOB या एंगल O। तो बेटा क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू में 110, यानी कि आपका कितना आ गया बेटा? 55 डिग्री। समझ में आई बात? आया बेटा समझ में या नहीं आया? यस या नो? समझ में आ रहा है जो पहला प्रश्न मैंने समझाया? क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। अब देखो उसने बोला
L इज पैरेलल M, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है पैरेलल है। और जब पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा? भाई अब हम ये कह सकते हैं ना कि भाई 3x माइनस 15 इक्वल होगा 2x प्लस 15 के। क्यों होगा? क्योंकि बेटा कौन से एंगल है ये? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। पढ़ा था बेटा नहीं पढ़ा था ये बात कि ये कौन से एंगल है? हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है? और जब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखो मैं इस 15 को इधर ले जाऊं, इस 2x को इधर ले आऊं, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 15 प्लस 15। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 30 डिग्री। भाई x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 30 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा गया? 4 वॉट वैल्यू ऑफ x, तो इसका मतलब x का मान क्या हो गया? 30 डिग्री। समझ में आई बात? यस या नो? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? भाई समझ में तो आ रहा होगा ना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया? इफ एनी ट्राइंगल एबीसी। अब मेरे पास कोई भी ट्राइंगल है एबीसी। अब जैसे कोई ट्राइंगल एबीसी आया तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल क्या होता है बेटा? 180। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मैं इसे नाम दे दूं ए, इसे नाम दे दूं बी और इसे नाम दे दूं सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो 180 डिग्री होता है। भाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूं। ठीक है बेटा, इसे क्या मान लिया हमने? फर्स्ट मान लिया। कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो एंगल ए गिवन दैट क्या है? एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू आपको क्या दिया गया है? 10 डिग्री दिया गया है। भाई एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू क्या है? 10 डिग्री। मैं यदि इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, जैसे ही मैंने ऐड करा तो ऐड करते ही एंगल बी से एंगल बी खत्म हो गया। तो क्या बचा बेटा हमारे पास? एंगल ए माइनस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 50। कितना आ गया? 50 आ गया। अब जब एंगल ए माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया, या एक काम करो, इसे ऐड ना करके आप इसे सबट्रैक्ट करो क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा यहां से। भाई एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री है और एंगल बी माइनस एंगल सी हमारा 10 डिग्री है। मैं यदि यहां इसे सबट्रैक्ट कर दूं तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो एंगल ए माइनस 2 एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोई डाउट बेटा यहां तक? भाई 40 में से 10 गया 30 डिग्री। अब जरा देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? एंगल ए प्लस एंगल सी माइनस 2 एंगल बी इक्वल होगा 30 डिग्री के। अब जरा देखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी हो सकता है या नहीं? भाई इस बी को मैं इधर ले जाऊं तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस के एंगल बी हो गया। और जब ये हो गया बेटा तो जरा देखना इसे मैं पुट कर देता हूं किसमें? इसमें पुट कर दिया तो देखना बेटा क्या हो जाएगा? एंगल 180 माइनस एंगल बी माइनस 2 एंगल बी इज इक्वल टू होगा आपका 30 डिग्री। अब देखो 2 एंगल बी माइनस के एंगल बी तो क्या हो जाएगा? माइनस के 3 एंगल बी, और इस 30 को इधर ले जाओ और इसे इधर ले जाओ तो 3 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 30, यानी कि ये बन गया हमारा 150 डिग्री। 3 से इसे डिवाइड करा तो कितनी बार गया बेटा? 50 टाइम्स गया,
तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 50 डिग्री। समझ में आई बात या नहीं आई बेटा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? स्टेप टू स्टेप लेके चल रहा हूं, क्योंकि जब हम पेपर करते तो इसी तरीके से तो लिखना, आज लिखना भी आ रहा होगा कि हमें सवाल को लिखना कैसे है। समझ में आ रही है बात दोनों के? क्लियर है बात नहीं है? यहां तक समझ में आया कि मैंने जो आपको 3 क्वेश्चन कराए, क्या तीनों के सॉल्यूशन समझ में आए? यस या नो? बढ़ू आगे की तरफ बेटा, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डैश 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 100 है। क्या ये पॉसिबल है कि जी 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 और डैश 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 जोड़ता चला जाऊं 100 तक? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे एक बात यहां दिखाई दी बेटा, 51, 52, 53 डैश 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 100 है, यानी कि ये n नेचुरल नंबर है। लेकिन ये n नेचुरल नंबर बीच में से है, फर्स्ट में से नहीं है। क्लियर है बात नहीं है? क्यों? देखो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? n प्लस 1 अपॉन में 2। क्या होता है बेटा? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल होता है n प्लस 1 अपॉन में 2। इतनी बात समझ में आई? जब इतनी बात समझ में आएगी, अब सम ऑफ फर्स्ट का मतलब बेटा नंबर, फर्स्ट n नेचुरल का मतलब क्या? स्टार्टिंग 1, यानी कि 1 होना चाहिए, फिर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, फिर कहीं n तक चले जाए। लेकिन हमारे पास तो सीरीज बेटा 51 है। मैं यदि सीरीज को ऐसे लिख लूं, जरा बताना बेटा, मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 100, मैंने 1 से लेके 100 तक की एक सीरीज लिख ली। अब इस सीरीज में से माइनस कर दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 50 तक। अब देखो बेटा, मैंने एक सीरीज 1 से लेके 100 तक ली और उसमें 1 से लेके 50 तक माइनस कर दिया, तो बचा क्या होगा बेटा? 51 से लेके 100 तक ही बचा होगा नहीं? तो इसका मतलब जो हमारा सवाल था उसे हम ये भी लिख सकते हैं। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन में 2। तो यहां n कितना है बेटा? 100। तो यदि मैं यहां देखता हूं तो n कितना है बेटा? 100 है। जब 100 है तो यहां फॉर्मूला लगाऊं तो 100 इंटू 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 101 अपॉन में 2, यही हो जाएगा। माइनस 50 इंटू में 51 अपॉन में 2। क्लियर हुआ बेटा? अब जरा देखना, 2 से मैं इसे सब्सट्रैक्ट करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो बेटा कितना आया? 50 आया। अब 50 की मल्टीप्लाई 101, यानी कि 50 इंटू में 101 माइनस 2 से इसे डिवाइड करा तो बेटा कितना आया? 25 आ गया। तो यहां बन गया हमारा 25 इंटू में 51। अब देखो 50 की मल्टीप्लाई 101 में करता हूं तो 50 ये आ जाएगा, माइनस 25 की मल्टीप्लाई इसमें करी 25 1 जा कितना होगा? 25, कैरी कितना गया? 2, 25 5 जा 125 और 125 और 2 कितना हो गया? 127। 127। अब जरा देखो 5050 माइनस के 1275। अब जरा घटाना बेटा, 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5। यहां कितना हो गया? 14। 14 में से 7 गया, कितना बचा बेटा? 7। अब यहां कितना हो गया? 10। 10 में से 2 गया, कितना आया? 8। और यहां कितना हो गया? 4। 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 3875। समझ पा रहे मेरी बात को? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? समझ में आए बेटा? 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, क्या चारों समझ में आ रहे हैं? क्लियर है नहीं है? अभी तक सही है? आए चलो फिर आगे की तरफ बेटा, समझ में आ रहा है ना पक्का? चलिएगा नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स
आर लेस देन 70। अब हाउ मेनी प्राइम नंबर आर लेस देन 70? देखो हमारा जो पेपर है डेस्क्रिप्टिव है और हमें डेस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंग जाना है, नहीं तो इसके लिए आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। क्या होती है ट्रिक? यदि आप जाते हैं तो बेटा 1 से लेके 100 तक आप सीधा क्या लिख सकते हैं, एक फोन नंबर होता 442232231। क्लियर है? 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर होंगे क्या होंगे, 442232231। क्लियर है? लेकिन मेरे से 1 से लेके 70 तक पूछा गया है। जब 1 से लेके 70 तक पूछा गया तो बेटा ये 10, ये 20, ये 30, 40, फिर क्या आ गया 50, 60, 70, यानी कि यहां से लेके मुझे यहां तक जाना है। तो टोटल करो कितना आया, 4 + 4 8 + 2 कितना हो गया 10, 10 + 2 कितना हो गया 12, 12 + 3 कितना हो गया 15, 15 + 2 कितना हो गया 17 + 2 कितना हो गया 19। तो आंसर इज 19। सीधा आंसर आ सकता है। लेकिन बेटा हमारा पेपर कैसा है, डेस्क्रिप्टिव। और जब डेस्क्रिप्टिव है तो हमें यदि मार्क्स ज्यादा चाहिए तो हम यहां पर अपने जो प्राइम नंबर है उन्हें लिख सकते हैं। यहां ट्रिक अप्रोच काम नहीं करती है। अब जैसे 1 आर लेस देन 70, यानी कि 70 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? अब आपको पता है, देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। फिर इसके बाद 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है। 19 के बाद जाता हूं तो बेटा 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है। इसके बाद जाता हूं तो बेटा 31 प्राइम नंबर है, 31 के बाद कौन सा है बेटा 37 प्राइम नंबर है। क्लियर है? इसके बाद जाता हूं तो बेटा 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है। इसके बाद जाते हैं तो बेटा 51 नहीं है, 52, 53 क्या है प्राइम नंबर, तो 53 प्राइम नंबर है हमारा। 53 प्राइम नंबर है, 59 प्राइम नंबर है, 61 प्राइम नंबर है। और 61 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर है वो बेटा क्या है 67। टोटल करना देखो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। तो कितने प्राइम नंबर हो गए बेटा हमारे 19। समझ पाए बात को? क्लियर हुआ नहीं हुआ, यस या नो? समझ में आ रही है बात सभी के या नहीं? मजे में? चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 713 द रिमाइंडर इज 115, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 31। अब आपने एक बात पढ़ी है, क्या हो कि जी डिविडेंड इक्वल होता है डिवीजर इनटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाई डिविडेंड इक्वल होता है डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब मैंने वो नंबर मान लिया, कोई नंबर n था, डिवीजर कितना है बेटा 713, और उसका कोशेंट मैंने q मान लिया, और रिमाइंडर कितना बचा 115। अब मैं इस नंबर को किससे डिवाइड करना है बेटा 31 से, यानी कि इस n को डिवाइड करना है 31 से। तो 713 इंटू में q प्लस के 115 अपॉन में 31। क्लियर है बेटा? तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं 713 इंटू में q अपॉन में 31 प्लस के 115 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 31। क्लियर है? क्या ये 31 से ये नंबर कुछ कट रहा है, तो मैंने इसे 31 से इसे काटा, तो 31 2 जा कितना हो गया 62। अब 62 हो गया, यहां कितना है 71, तो कितना बचा बेटा 9 बचा, तो यहां अब 93 हो गया। और 31 3 जा कितना हो गया 93, तो यहां ये 23 टाइम्स गया। अब देखो ये जब एग्जैक्ट कट गया, अब इस कोशेंट का कुछ भी मान हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, तो इसका मतलब ये जो कोशेंट है इसका मल्टीपल है। और जब ये मल्टीपल इससे कट रहा है तो इसका मतलब यहां रिमाइंडर हमारा क्या आने वाला है 0।
क्योंकि अब कोशेंट का कुछ भी मान हो तो अब रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहां 0 प्लस अब 115 को मैं 31 से डिवाइड करता हूं तो बेटा आपको पता है, देखो 31 3 जा जाता हूं तो बेटा 93 होता है, और 31 4 जा जाता हूं तो बेटा 124 होता है, लेकिन हमारा तो ये तो 115 है। तो अब मैं 31 3 जा चलाता हूं तो 93, तो बेटा 115 में से 93 गए तो कितना बचा भाई, आपका कितना बचा बेटा, 22 बचा भाई। 5 में से 3 गए कितना बचा, 2, और 11 में से 9 गए तो कितना बचा, 2। तो अब देखो 0 प्लस 22, तो जो रिमाइंडर हमारा निकल कर आया, तो हमारा रिमाइंडर कितना निकल कर आया बेटा, 22 निकल कर आया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ पा रहे बात को, आ रहा है ना अच्छे से समझ में, क्लियर हो रही है बात। बढ़ूं बेटा अगले सवाल की तरफ, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। अब देखो, व्हाट इज द HCF ऑफ 84, 126 एंड 140। अब आपको पता है HCF निकालने के लिए जो भी कोई दो छोटे नंबर है 84 और यहां कितना है 126, इसे डिवाइड करो तो 84 1 जा 84 ही जाएगा, तो यहां कितना बचा बेटा, 42 बचा। अब 42 से मैं अगेन 84 को डिवाइड करता हूं तो बेटा कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो यानी कि ये बन गया हमारा 84, एग्जैक्ट कट गया। यदि मेरे से पूछा जाता कि HCF ऑफ 84 एंड 126, तो आप कहते जी 42 होगा, क्लियर है। लेकिन मेरे से क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द HCF ऑफ 84, 126 एंड 140। तो यानी HCF का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। अब देखो ये 42 इसे काट सकते हैं भाई, 42 2 जा कितना हो गया 84, इस 42 से 126 को डिवाइड करता हूं तो बेटा ये कितनी टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया। लेकिन जब मैं 140 को 42 से डिवाइड करूंगा तो ये तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो इसका मतलब 42 इसका HCF है नहीं। अब जब इसका HCF नहीं है, मुझे तो इन तीनों का HCF चाहिए। तो आपको पता है HCF का जब हमारा कोई नहीं निकला तो जो ये नंबर है इसके फैक्टर तोड़ लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा बेटा, इसके फैक्टर तोड़ लीजिएगा। जैसे मैं इस 42 को क्या 14 3 जा लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं। अब जैसे मैंने ये 14 3 जा लिखा तो देखो 14 से 84 कटा 6 टाइम्स गया, 14 से 126 9 टाइम्स गया, एंड 14 से 140 कितनी टाइम्स गया, 10 टाइम्स गया। तो इसका मतलब HCF ऑफ 84, 126 एंड 140 क्या हो जाएगा आपका 14। यही क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पाए बात को, यस या नो। अब देखो यदि यही आप सैनिक स्कूल या RMS की तैयारी करते होते, यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी करते होते, कहने का मतलब है जिस परीक्षा में आपका ऑप्शंस आते हैं तो उस परीक्षा में सबसे आसान सवाल ये है। कैसे है देखो, आपसे यदि पूछा जा रहा है, मैं आपको यहां ट्रिक अप्रोच बता देता हूं कि यदि आपका ऑप्शन है 84 और 126, यहां कितने का डिफरेंस है बेटा, यहां 42 का डिफरेंस है। यहां जाओ 126 और 140 में कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है। जब मैंने आपको HCF पढ़ाया था तो मैंने आपको बात बोली थी कि जो भी कोई डिफरेंस है, मतलब मिनिमम डिफरेंस ही हमेशा क्या होता है, HCF होता है, या उसका कोई मल्टीपल। अब यहां मिनिमम डिफरेंस क्या है बेटा 14, तो देखो 14 से ये भी डिवाइड हुआ, ये भी डिवाइड हुआ, ये भी डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब फिर HCF क्या आ जाता, सीधा 14। समझ पाए बात को नहीं, यस या नो। याद रहेगा कि जो भी मिनिमम डिफरेंस है वही क्या होगा, HCF होगा या उसका कोई मल्टीपल। बात क्लियर, यस या नो। बढ़ूं बेटा आगे की तरफ, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल क्या है देखो, 0.289 प्लस 0.147 का होल स्क्वायर
-0.289 माइनस के 0.147 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.289 इंटू में 0.147। अब देखो, मैं यदि लेट कर लूं, सुनना बहुत ध्यान से, कि a इक्वल टू है 0.289 और b को लेट कर लूं कि 0.147। क्लियर है बात? नहीं है? कुछ कह रहे थे आप? ठीक है भाई, a को क्या लेट कर लूं 0.289 और b को क्या लेट कर लूं 0.147। अब देखना बेटा, यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया बेटा नीचे, ए बी। अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या किसके इक्वल होता है? तो बेटा ये इक्वल होता है 4ab के। तो 4ab अपॉन में ab, तो ab से ab खत्म, तो आंसर कितना आ गया बेटा? 4। और यही क्या हो गया हमारा सही जवाब। समझ पाए बात को? कर दोगे सवाल? बढ़िया समझ में आ रहा है? ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका क्या आया, 9 आया। 9 में क्या बोला गया, 54 डिवाइड बाय 3 इंटू में 16 डिवाइड बाय 2 अपॉन में 140 डिवाइड बाय 5 एंड इंटू में 6 डिवाइड बाय 3। ये है आपके पास सवाल। देखो बेटा एक बात बताओ, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 54 डिवाइड का मतलब अपॉन में 3 इंटू में 16 डिवाइड का मतलब अपॉन में 2 अपॉन में 180 डिवाइड बाय 5 इंटू में 6 डिवाइड बाय 3। यही हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? अब देखो जरा, यहां 5 से इसे काटा बेटा 36 टाइम्स गया, 3 से इसे काटा तो बेटा 12 टाइम्स गया। यहां 3 से इसे काटा तो बेटा कितनी बार जाएगा, 18 टाइम्स जाएगा। एंड 2 से इसे काटा तो कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास बच गया बेटा 18 इंटू में 8 अपॉन में 12 इंटू में 6। जब ये हो गया तो देखो 6 से मैं यदि इसे काटता हूं 3 टाइम्स, 4 से इसे काटा 2 टाइम्स एंड 4 से इसे काटा 3 टाइम्स, तो 3 से 3 खत्म, तो कितना आ गया बेटा 2। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ पाए मेरी बात को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ में आ रहा है ना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 और आसान था, 0.009 0.0036। अब देखो यहां पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 2 3 भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि ऊपर जो पॉइंट है वो 11 नंबर्स के बाद है। एक साथ लिखना चाहूं, सेम देखता हूं नीचे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे भी 11 टाइम्स है। तो अब आप यदि इसे देखो सोल्व करते हो तो इसे ऐसे ही तो सोल्व करोगे, क्योंकि देखो आपके परीक्षा में सोल्व होने के हिसाब से आपको करना पड़ता है। मैं यदि यहां से पॉइंट हटाऊं, यहां से पॉइंट हटाऊं, तो बेटा देखो यहां से पॉइंट हटाया तो ये वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। सेम जब ये 11 टाइम्स है तो ये सारे पॉइंट्स आपस में खत्म हो जाएंगे, नहीं खत्म हो जाएंगे। जब सारे ऊपर भी 11 टाइम्स है, नीचे भी 11 टाइम्स है, सारे खत्म हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा बेटा, 9 इंटू में 36 इंटू में 16 इंटू में 8। और डेनोमिनेटर में क्या बचा बेटा, 2 इंटू में 8 इंटू में 2। यही बचा, नहीं बचा? अब जरा देखना बेटा, 8 2 जा 16, क्लियर, कैंसिल आउट, 2 से इसे कैंसिल करा तो बेटा 4 टाइम्स। तो अब जरा देखना बेटा हमारे पास क्या बचा, ये बचा अंडरूट में 9 इंटू में 36 इंटू में 4। तो बेटा 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। 36 किसका होता है, 6 का। 4 किसका होता है, 2 का। तो 6 2 जा 12 एंड 12 3 जा कितना हो गया, 36। तो इसका आंसर जो निकल कर आ गया बेटा, कितना निकल कर आ गया, 36 निकल कर आ गया, नहीं आ गया? समझ पाए बात को? गलत हो गया दिखे है, आए गलत हो गया। समझ में आई बात, नहीं आई बेटा? पक्का क्लियर है?
समझ में आ रहा है जितना मैंने आपको बताया? चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं क्या है। What is the average of all even natural numbers up to 50? अब देखो 50 तक ऑल इवन नंबर्स। अब आपको पता है बेटा जब 50 तक नंबर लिखेंगे तो 25 इवन नंबर होते हैं बेटा। 25 क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। अब आपको पता है एवरेज जो होता है क्या होता है? एवरेज तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, तो जब सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में टोटल नंबर, अब 50 तक के इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डैश 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 कहां तक बेटा? 50 तक। अपॉन में टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 25, क्योंकि 50 में आपके कितने इवन नंबर होते हैं? 25 होते हैं। अब क्या ये पॉसिबल है? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर क्या होता है? n प्लस 1। क्या होता है बेटा? n प्लस 1। करना जरा बेटा यहां पुट। n कितना है भाई? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 25। तो 25 इंटू 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 26 अपॉन में 25। 25 से 25 खत्म तो कितना एवरेज आ गया बेटा? 26। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर है बात? नहीं है? बढ़ूं बेटा आगे की तरफ? चलिएगा नेक्स्ट देखो क्या है। देखो 3 की पावर n प्लस 4 माइनस 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 3 की पावर n प्लस 2। अब देखो आपने एक बात पढ़ी है बेटा। क्या पढ़ी है? कि a की पावर m इंटू a की पावर n जो होता है वो a की पावर m प्लस n होता है। पढ़ा बेटा? a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है? a की पावर m प्लस n होता है। तो जैसे ये 3 की पावर n प्लस 4 लिखा हुआ है तो क्या बेटा मैं इसे ये लिख सकता हूं 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 3 की पावर n इंटू में 3। भाई 3 की पावर 1 करोगे 3 आएगा अपॉन में 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2। क्या मैं ये लिख सकता हूं? अब देखो 3 की पावर n यहां भी है, 3 की पावर n यहां भी है। मैं 3 की पावर n कॉमन ले लेता हूं तो बचा क्या बेटा? 3 की पावर 4 माइनस के 6 इंटू 3 अपॉन में यहां 3 की पावर n इंटू 3 स्क्वायर। तो देखो 3 की पावर n से 3 की पावर n खत्म हो गया। तो 3 की पावर 4 क्या हो गया बेटा? 81 और 3 6 कितना हो गया? 18 अपॉन में 3 स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। क्लियर है? अब 81 में से 18 माइनस करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 63। और 63 डिवाइड बाय 9 करता हूं तो बेटा कितना आंसर आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? उम्मीद है जो मेरा वीडियो सॉल्यूशन देख रहे होंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये बात। क्लियर है? बढ़ूं बेटा आगे की तरफ? चलिएगा नेक्स्ट क्या है देखते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अच्छा सही है या नहीं है? तो गड़बड़ है क्या? नहीं है? बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना बेटा सभी के यहां तक? तो बढ़िया समझ में आया होगा, है ना? क्लियर हुई बात? नहीं हुई? चलो बेटा आगे की तरफ चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। देखो 5 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 की पावर 3x माइनस 4। अब आपको देखो यहां एक बात आपने पढ़ी होगी कि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, यानी कि बेस सेम है। तो जब बेस सेम है तो बेटा पावर क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, यानी कि m इक्वल हो जाएगा किसके? n के।
तो यहां देखो बेस कितना है 5, लेकिन यहां बेस कितना है 25। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 5 की पावर x प्लस 3 इक्वल होगा 5 की पावर 2 की होल पावर 3x माइनस 4। तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, 5 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 टू जा 6x और कितना आ जाएगा 8। अब देखो बेस सेम हो गया, और जब बेस सेम हो गया तो क्या लिखूंगा बेटा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 8। इसे इधर लिया है और इस x को इधर ले गया तो 6x माइनस x इज इक्वल टू 8 प्लस 3। तो बेटा 5x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 अपॉन 5, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ पाए? बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो आगे की तरफ चलिएगा। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। देयर आर 60 boys in a hostel. Each of these boys plays hockey or a football or a both. मतलब क्या है कि जो खिलाड़ी हैं या जो लड़के हैं कोई ना कोई गेम खेलते हैं, या तो हॉकी खेलिएगा या फुटबॉल खेलिएगा या दोनों खेलिएगा, खाली नहीं बैठ सकते। तो अब आगे क्या बोला, इफ 75% ऑफ द बॉयज प्ले हॉकी एंड 45% ऑफ द बॉयज प्ले फुटबॉल। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हर चीज अपने आप में क्या होती है 100%, और जब हर चीज अपने आप में 100% होती है तो मैं यदि यहां देखता हूं 75% ने प्ले करा हॉकी और 45% ने जो भी दूसरा खेल है ये, तो जरा देखना बेटा 75 प्लस 45 करता हूं तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यानी कि 120% कैंडिडेट है या 120% स्टूडेंट है, इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर चीज अपना आप में क्या होती है 100%। तो ये 20% कौन है जो 20% एक्स्ट्रा आ रहे हैं, कौन से वाले हैं, जो बोथ प्ले क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल। तो इसका मतलब ये कह सकता हूं कि जी बोथ वाले जो होंगे वो होंगे 120 माइनस के 100, यानी कि 20% कैंडिडेट्स ऐसे हैं या बॉयज ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। और हमसे पूछा क्या गया है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम। तो कितने परसेंट गेम खेलने, 20% गेम खेल रहे हैं, लेकिन वहां टोटल कितने हैं बेटा 600। तो इसका मतलब जो बोथ वाले रहे होंगे 600 का 20% परसेंटेज रिमूव करूंगा अपॉन में ये, तो कितने रहे होंगे बेटा 120 रहे होंगे या नहीं रहे होंगे। समझ पाए बात को नहीं? यस या नो? बढ़ूं आगे की तरफ, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत बढ़िया सवाल है लेकिन बहुत आसान है। अब आपसे क्या बोला गया, डिवाइड ₹846 इंटू 2 पार्ट्स, मतलब 846 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट 5th ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 8th ऑफ द सेकंड पार्ट आर इन द रेशो 3:4। मतलब मैंने मान लिया ए, तो ए का 5वां भाग यानी कि 5th पार्ट, तो ए अपॉन में 5, रेशो में दूसरा पार्ट मैंने बी मान लिया तो बी अपॉन में 8, तो ये इक्वल है बेटा 3:4 के। क्लियर है? तो क्या मैं इस सवाल को ऐसा लिख सकता हूं, ए अपॉन में 5 अपॉन में बी अपॉन में 8 इक्वल होगा 3/4 के। मिड वालों की गुणा और फर्स्ट और लास्ट वालों की गुणा, तो 8a अपॉन में 5b इज इक्वल टू 3/4 होगा। ये 5 इधर चला जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, तो a अपॉन b इज इक्वल टू 5 3 जा कितना हो गया 15 एंड 8 4 जा कितना हो गया 32। यस या नो? तो हम कह सकते हैं कि जी a जो है हमारा वो 15x है, और जो b है हमारा वो कितना है बेटा 32x है। x क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, इस x की जगह आप k मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा, अननोन वैल्यू कोई भी मान सकते हैं। तो अब जरा देखना
15x प्लस 32x इक्वल होगा 846 के। और जब ये इक्वल होगा तो बेटा देखना 15 प्लस 32 कितना हो गया 47x इज इक्वल टू 846। क्लियर है बात नहीं है? अब जरा देखना कितनी बार जा रहा है, तो मैं यदि इसे डिवाइड करता हूं तो देखो 47 वन जा 47 एंड 47 टू जा कितना होता है 94, 94 ही होता, ये तो ज्यादा हो गया, तो यानी कि क्या जाएगा बेटा 47 वन जा 47। कोई डाउट यहां तक नहीं है? अब कितना बचा बेटा 47 वन जा 47 हो गया, तो हमारा कितना बचा, तो 84 माइनस के 47 करूंगा तो कितना बचा बताना बेटा 37। और 37 और ये क्या हो जाएगा 6, तो यानी कि 376 और ये 376 क्या आ जाएगा इसका 8 टाइम्स जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 18 आ गया। अब मैं यदि पार्ट देखता हूं तो बेटा a कितना हो जाएगा 15 इंटू में 18, तो अब जरा देखना 18 5 जा कितना हो गया 90, कैरी कितना गया 1, और 18 1 जा 18 और 9 कितना हो जाएगा 270। तो पहला पार्ट तो हमारा 270 आ गया। दूसरे पार्ट की बात करूं तो बेटा 32 इंटू में 18 हो जाएगा, 18 टू जा कितना हो गया 36, कैरी कितना गया बेटा 3 गया, और 18 3 जा कितना हो जाएगा 54, 54 और 3 कितना हो गया बेटा 57, तो यानी कि यहां आ गया 576। समझ पाए बात को? क्लियर है बात नहीं है? समझाया था नहीं समझाया था? है समझाया था नहीं समझाया था? लेकिन आपने पढ़ा नहीं ढंग से, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर है? बढ़ूं बेटा आगे की तरफ, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी होता है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो होगा हमारा क्या होगा बेटा x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू में x प्लस 1 अपॉन एक्स होगा। होगा नहीं होगा? अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान, यानी कि इसका मान हमें दिया गया, यदि हम कहीं से x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान निकाल लें तो सवाल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब जरा एक बात देखो, खुद सोचना है बेटा कि कहीं क्या हमने प्लस और माइनस एक साथ पढ़ा है? प्लस और माइनस हमने क्या कहीं एक साथ पढ़ा है? तो आपने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है 4ab का। पढ़ा बेटा नहीं पढ़ा? फॉर्मूला पढ़ा होगा। और जब ये पढ़ा होगा तो जरा देखो a प्लस a की जगह मैं पुट कर दूं x, b की जगह पुट कर दूं 1 अपॉन एक्स, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में x इंटू में 1 अपॉन एक्स। इससे ये खत्म हो गया बेटा। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या दे रखा है बेटा 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16। अब इसे इधर ले जाऊं तो बेटा ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 4 इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 16 में से 4 गए कितना बचा 12, और ये 12 भी किस में हो गया बेटा अंडरूट में हो गया। और जब अंडरूट में 12 आ गया और अंडरूट में 12, देखो 12 क्या होता है 4 3 जा, और जब ये 4 3 जा होता है 4 का मतलब अंडरूट 4 क्या होता है 2, तो इसे क्या लिख सकता हूं बेटा 12 को 2√3 लिख सकता हूं। जरा देखना बेटा x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान क्या आ गया 2√3, और x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना है 4, तो 4 2 जा कितना हो गया 8√3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
समझ पाए बेटा? स्क्वायर ऑन बोथ साइड यदि आप करोगे तो बेटा वो आपका हमेशा ध्यान रखना, जब आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे तो यही तो करते कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल होगा, क्या हो जाएगा बेटा? 4 का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स इंटू में 1/x इज इक्वल टू 16। बेटा देखो अब क्या होगा, यहां देखो, यहां हमसे पूछा नेगेटिव गया है, लेकिन हम यदि स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं तो बेटा यहां क्या आया? पॉजिटिव। तो सवाल गलत हो गया? नहीं हो गया? क्या पूछा गया था? पॉजिटिव। निकाला हमने क्या बेटा? नेगेटिव। क्या इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो तुरंत क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो अब हमें ये भी तो देखना हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। समझ पाए बात को? नहीं? यस या नो बेटा? चलो आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब द रेडियस ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर मतलब एक कोई गोला, इज 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखो स्फेयर आ गया, स्फेयर की जो रेडियस है वो 10.5 सेंटीमीटर दी है। आपसे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पूछा गया। अब आपको पता है कि जी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। कोई डाउट बेटा? नहीं है। अब देखो 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5 इंटू में 10.5 इंटू में 10.5। अब देखो पॉइंट हटा दिया तो बेटा इसके नीचे 10, यहां 10 और यहां भी 10। कोई डाउट बेटा यहां तक? मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। 7 3 जा कितना हो गया? 21 एंड 21 5 जा कितना हो गया? 105। अब 5 से इसे डिवाइड करता हूं तो बेटा 2 टाइम्स, 2 से इसे डिवाइड करता हूं तो 11 टाइम्स। अब यहां देखना बेटा 21 5 जा 5 2 जा 21 5 जा 5 2 जा 2 2 जा 4, 4 खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 11 इंटू में 21 इंटू 21, यानी 11 इंटू में 441। क्लियर है? और अब जरा देखना 11 की मल्टीप्लाई करना, 11 1 जा 11, कैरी कितना गया? 1। 11 4 जा 44, 44 और 1 कितना हो गया? 45। कैरी कितना गया? 4 गया। 11 4 जा 44 और 4 कितना हो गया? 48। तो कैरी कितना गया बेटा? 8। तो कैरी 4 जाएगा। अब कोई बचा नहीं तो कितना आ जाएगा? 481 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब है बेटा, नीचे की तरफ लग रहा है, ये सेंटीमीटर क्या है? क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है क्या होती है? क्यूब होती है। समझ पाए? अब बताओ कितना आसान था। समझ मारे यार? बात नहीं आ रही है? यस या नो? बढ़ू बेटा आगे की तरफ चलिएगा। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अर्न ₹81 as interest on an amount of ₹900 at 4.5% per annum? अच्छा एक बात बताओ, 81 इंटरेस्ट है तो इसका मतलब जो एसआई है हमारा वो 81 रुपीज है। प्रिंसिपल हमारा जो है बेटा ₹900 है, और जो हमारा आर है बेटा वो 4.5% है। मेरे से टी पूछा गया है। अब आपको फॉर्मूला पता है कि एसआई इक्वल होता है पी आर टी अपॉन में 100। एसआई इज इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा? 81। प्रिंसिपल कितना है बेटा? 900। आर कितनी है? 4.5 है। टाइम हमें निकालना है अपॉन में 100। पॉइंट हटाया तो बेटा नीचे एक और जीरो आ गई। अब जरा देखना बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई।
9 से इसे काटता हूं तो 9 टाइम्स गया, 9 से इसे काटता हूं तो 5 टाइम्स गया, 5 से इसे काटता हूं तो 2 टाइम्स गया, तो 2 इधर आ गया, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2 ईयर आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ पाए बात को? यस या नो? क्लियर हो रहा, बात नहीं हो रही है? चलिएगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 आया, क्या है? द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमें दिया गया है बेटा, क्या दिया गया है, 4√3। लेकिन ये होता क्या है बेटा, √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4√3। √3 से √3 खत्म हो गया, 4 इधर चला गया, तो बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। और ये ए होती क्या है बेटा, साइड होती है। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड इज, तो कितनी हो गई बेटा, 4 सेंटीमीटर। समझ गए बात का? यस या नो? चलो बेटा आगे की तरफ, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज, क्या हुआ? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज, यानी कि 18 मैंगोज का जो सीपी है वो इक्वल है 16 मैंगोज के एसपी के। भाई 16 का जो 18 का जो सीपी है वो इक्वल है 16 के, किसके इक्वल है बेटा, एसपी के। अब जरा देखना बेटा, यदि मैं इसे 2 से काटता हूं तो 9 टाइम्स, 2 से इसे काटता हूं तो 8 टाइम्स, तो 9 सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 एसपी। तो सीपी अपॉन में एसपी इक्वल हो गया 8/9। अब देखो, 8 की चीज 9 में सेल आउट करी, मैंने कोई चीज 8 में परचेज करी थी, 9 में सेल आउट करी, तो मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो प्रॉफिट हुआ। भाई 8 की चीज 9 में सेल कर रहा हूं तो प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बेटा, 1 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा हमारा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 1 रुपीज प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ बेटा, 8 पर, इंटू में 100, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये 12 1/2% क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात नहीं हुई कि आंसर क्या है बेटा, 12 1/2% प्रॉफिट। क्लियर है? कोई दिक्कत बेटा यहां तक समझ में आई, बात नहीं आई? कोई समस्या यहां तक के क्वेश्चनों में बता देना। क्लियर है? ये हमारा पार्ट 1 था। और पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, यानी कि ये 100 क्वेश्चंस का हमने बात करी थी। अब इसके बाद यदि मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 21, तो ये क्या है, पार्ट बी। और पार्ट बी कितने नंबर का आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी 10 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, अब पहला सवाल देखो क्या है, अ कंपनी ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला 25% एंड 15%, 30% एंड 10%, एंड 35% एंड 5%। तो आपसे पूछा गया विच इज द बेस्ट ऑफर फॉर अ कस्टमर, तो कस्टमर के लिए कौन सा बेस्ट है। तो बेटा ये देखो, आपका यदि सैनिक स्कूल तैयारी करते होते, आप यदि आरएमएस की तैयारी करते होते, तो ये सवाल मुश्किल से 2 सेकंड का था। क्यों था, क्योंकि जब कभी भी आपसे सक्सेसिव डिस्काउंट पूछे और प्रॉफिटेबल ऑफ कस्टमर पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये चेक करना है कि क्या इन सब का सम इक्वल है। तो आपने देखा 25% और 15%, 40%, 30%, 10%, 40%, एंड 35% एंड 5%, 40%, तीनों 40% है। तो जो पहली बार में सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा वही कस्टमर के लिए प्रॉफिटेबल होगा। जो पहली बार में सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा वही कस्टमर के लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। अब देखो 25, 30 एंड 35%, तो कस्टमर के लिए कौन सा प्रॉफिटेबल होगा, 35%। कितने सेकंड लगती यदि आप किसकी तैयारी करते होते, सैनिक स्कूल आरएमएस की। लेकिन आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, आरआईएमसी, और वहां क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर करना होता है।
अब देखो 25% एंड 15%। अब ऐसा मान लीजिएगा कोई चीज 100 रुपए की थी, अब 100 पर मैंने 25% का डिस्काउंट दिया तो बेटा कितने रुपए की थी वो? 75% की थी। अब मैं अगेन 75 पर फिर 15% का डिस्काउंट देता हूं तो यहां 25 का दे दिया। अब देखो 75 का मैं 15% निकालता हूं तो 75 इंटू में 15 अपॉन में 100, यही बनेगा नहीं बनेगा बेटा? यस या नो? और जब ये बनेगा तो जरा देखो सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा 75, कैरी कितना गया? 7 गया। 15 7 जा कितना होगा? 105, और 105 और कितना बचा बेटा? 7, तो 112। भाई 15 पंजे 75, 5 कैरी गया 7, 15 सत्ते 105 और 7 कितना हो गया? 112। तो यानी यहां आ गया हमारा 112 डिवाइड बाय 100। तो कितने का डिस्काउंट दिया? 11.25 का डिस्काउंट दिया। यहां मुझे जो डिस्काउंट मिला वो 11.25 का डिस्काउंट मिला, तो इसका मतलब यहां हमारा आ गया 0.75, तो 3, और यहां कितना आ गया? 63। यानी कि वो प्रोडक्ट मुझे कितने की मिलेगी? 63.75 की मिलेगी। तो पहली लाइन तो ये हो गई बेटा। अब सेकंड रो क्या होगी देखिएगा। अब मुझे 30% एंड 10% का डिस्काउंट दिया, तो बेटा 100 की कोई चीज थी, इस पर मुझे 30% डिस्काउंट दिया तो 100 का 30%, 30 यानी कि 70 रुपीज की कोई चीज हुई। अब इस 70 पर मैंने अगेन 10% का डिस्काउंट दिया तो 70 का 10% 7 आया, तो बेटा ये प्रोडक्ट मुझे कितने की पड़ी? 63 की पड़ी। अब एक बात बताओ, आप कोई प्रोडक्ट 63.75 की खरीदनी पसंद करोगे या 63 की खरीदनी पसंद करोगे? 63 की। प्रॉफिटेबल तो ये है कि कोई चीज हमें जितनी सस्ती मिल जाए। तो अब देखो इन दोनों में सस्ती ये हो गई। अब तीसरा नंबर किसका है? 35% का। अब देखो 100 का मैं यदि 35% निकालता हूं तो 100 का 35%, 35 आ गया। तो यहां कितना बचा बेटा? 65 बचा। अब 65 का यदि मैं 5% निकालता हूं तो 65 का 5% कितना आ जाएगा? देखो 65 का 5% तो 5 अपॉन में 100, 5 5 जा 25, कैरी कितना गया? 2, एंड 5 6 जा 30, 30 और 2 कितना हो गया? 32 अपॉन में 100, तो कितना आ गया बेटा? 3.25। यानी कि यहां मुझे जो डिस्काउंट मिला वो 3.25 का मिला। तो यहां मुझे जो ये प्रोडक्ट पड़ी 0.75। अब यहां कितना बच गया? 4, 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1, यानी कि 61.75 की। तो किस पर प्रोडक्ट खरीदना पसंद करोगे? 61.75। तो प्रॉफिटेबल डिस्काउंट जो कस्टमर के लिए होगा कौन सा होगा बेटा? ये होगा। समझ पाए? यस या नो? क्लियर है बात? नहीं है? बढ़ूं बेटा आगे की तरफ? चलिएगा, क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन मैथ। देखो 73% मैथ में क्या हुए हैं बेटा? पास हुए हैं। भाई 73% पास हुए हैं मैथ्स में। आगे 70% पास इन इंग्लिश, 70% जो है वो इंग्लिश में पास हुए हैं। एंड 64% पास्ड इन बोथ। क्या है बेटा? वो बोथ पास है। क्लियर है बात? नहीं है? अब देखो 73% मैथ में पास हुए हैं, 70% इंग्लिश में पास हुए हैं, एंड 64% आपके किस में पास हुए? बोथ में। अब आपको पता है कि जब हम बोथ फेल निकालते हैं तो बेटा बोथ फेल क्या होगा? तो बोथ फेल होगा 100 माइनस पास कितने हैं? 73, यहां कितने हैं? 70, और बोथ कितना है? 64, यानी कि माइनस के 64। याद आया? कुछ नहीं आया? तो अब जरा देखना बेटा क्या हो जाएगा। 100 माइनस 73 प्लस 70 कितना हो गया बेटा? 143। 143 माइनस के 64, तो जरा देखना बेटा क्या आ जाएगा? 100 माइनस। अब देखो 143 में से 64 माइनस करूंगा
तो यहां 13 में से 4 गया, कितना बचा 9, यहां 13 में से 6 गया, कितना बचा 79। तो यानी आप कहेंगे कि जी बोथ फेल जो हैं हमारे, तो बोथ फेल हमारे 21% हमारे बोथ फेल है। क्लियर है बात नहीं है? क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई? 21% हमारे कितने हैं? बोथ फेल है। अब उसने कहा कि इफ 6300 कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो क्या बेटा मैं ये कह सकता हूं कि जी 21% जो हमारा है वो 21% इक्वल है 6300 के? कह सकता हूं ये बात? नहीं कह सकता हूं। तो बेटा 1% किसके इक्वल होगा? तो 6300 अपॉन में 21 के इक्वल होगा। अब मेरे से पूछा गया देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन्स, और टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन्स क्या होता है? 100% होता है। तो 6300 अपॉन में 21 इंटू 100, इसे काटा तो 3 टाइम्स गया, तो बेटा कितना आ गया? 30,000। यानी कि उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 30,000 थे। बात समझ में आ रही है? बात नहीं? यस या नो? क्लियर है? बढ़ूं बेटा आगे की तरफ? समझ में आया नहीं आया? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 के बाद 23। देखो क्या है, 15 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। देखो नंबर ऑफ मैन यानी कि M1 आपको जो दिया गया है 15 दिया गया है, 20 डेज यानी कि जो D1 है वो आपको 20 दिया गया है, और R यानी कि H1 जो है आपको 8 आवर्स दिए गए हैं। हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स, तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है बेटा? H2 निकालना है। 20 मैन यानी कि M2 जो दे दिए गए 20 दे दिए गए, मैन हैव टू वर्क कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज यानी कि D2 जो है आपको क्या दे दिया गया? 12 डेज दे दिया गया। अब आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 इक्वल होगा M2 D2 और H2 के। तो जरा देखो 15 इंटू में 20 इंटू में 8 इक्वल है 20 इंटू में 12 इंटू में H2। क्लियर है बेटा? 20 से 20 खत्म, 4 से देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 से इसे काटता हूं डिवाइड करता हूं तो 5 टाइम्स जाएगा, तो 3 5 जा 15 एंड 5 2 जा 10। तो बेटा H2 जो है हमारा कितना आ गया बेटा? 10 आवर्स। तो इसका मतलब उन 20 व्यक्तियों को 10 आवर्स पर डे काम करना होगा। समझ पाए मेरी बात को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ रहे हैं ना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्लियर है बेटा सभी के? उम्मीद है जो हमारा ऑनलाइन देख रहे होंगे उन्हें भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24। अब देखो क्या सवाल आया, 2x प्लस 7 अपॉन में 5 माइनस के 3x प्लस 11 अपॉन में 2 इक्वल है 2x प्लस 8 अपॉन में 3 माइनस के 5। तो पहले इसे सोल्व कर लेते, इसे सोल्व कर लेते, दोनों इक्वल है। देखो मैं इस 5 और 2 का एलसीएम लेता हूं तो बेटा 5 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 10। तो जरा देखो 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4x प्लस 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14 माइनस 3 5 जा बेटा 15x प्लस 55। क्योंकि देखो 2 से 10 को डिवाइड करा 5 टाइम्स गया, तो 5 की मल्टीप्लाई 3x में तो 15x, और 5 की मल्टीप्लाई 11 में तो 55। अब जरा यहां देखो ये माइनस है, तो ये माइनस है, तो ये वाला माइनस इस 55 को भी क्या कर देगा? माइनस कर देगा। इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया? अपॉन में एलसीएम 3 आ गया, तो बेटा देखो 2x प्लस 8 माइनस 15, यही बनेगा नहीं बनेगा? अब जरा देखते हैं बेटा 4x माइनस के 15x, तो कितना बचा? माइनस के 11x। 55 प्लस 1 15 4, तो ये कितना निकल कर आया बेटा? 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया, कितना बचा आपका? 4 माइनस के 41 अपॉन में 10 इज इक्वल टू हो गया 2x माइनस 7 अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करी,
11 3 जा 33x माइनस 41 3 जा 123 बाई 3 1 जा 3 3 4 जा 12 इक्वल हो गया हमारा 10 2 जा 20x माइनस 70। कोई डाउट बेटा यहां तक बताना। इस 70 को इधर ले जाऊं और इस 33x को इधर ले जाऊं। जब मैं इस 70 को इधर लाऊंगा, या एक काम करो, देखो इस 70 को इधर लाऊंगा तो क्या बनेगा, माइनस के 123 प्लस 70 इक्वल होगा 20x प्लस के 33x। 123 में से 70 जाएंगे तो माइनस के 63 बचेगा, सॉरी माइनस के 53 बचेगा। 7 और 5 12, माइनस के 53 बचेगा। और यहां क्या हो जाएगा बेटा, ये भी 53x हो जाएगा। तो 53 से 53 खत्म, तो x का जो मान आ जाएगा बेटा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। समझ पाए बात को नहीं? यस या नो? क्लियर है? बढ़ू बेटा आगे की तरफ, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6√3। आपसे बोला गया है कि जी लेंथ ऑफ डायगोनल जो है आपका वो 6√3 सेंटीमीटर दी गई है, यही तो दी गई है। अब लेंथ ऑफ डायगोनल 6√3 दी गई है। अब आपको पता है क्यूब का जो डायगोनल होता है, क्यूब का जो डायगोनल होता है क्या होता है, तो क्यूब का डायगोनल होता है a√3 इक्वल दे दिया 6√3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। इतनी बात समझ में आई। अब आपसे पूछा गया फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो एक सवाल तो वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। अब देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो इसका मतलब बेटा 6 की क्यूब, तो 6 की क्यूब क्या हो गई, 216 सेंटीमीटर क्यूब। पहला आंसर समझ में आया बेटा। अब दूसरा हमसे पूछा गया TSA टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। तो बेटा ये कितना आ गया, 6 इंटू में 6 स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा 216, लेकिन एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आंसर आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब, और एक आंसर क्या आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर है ना? बढ़ूं बेटा आगे की तरफ, चलिएगा। 25 के बाद 26 क्या है देखो, मूविंग विद द 5/6 स्पीड ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड अ ट्रेन रीच इट्स डेस्टिनेशन 10 मिनट लेट। इन हाउ मच टाइम डज इट कवर इट्स जर्नी विद द एक्चुअल स्पीड। अच्छा एक बात बताओ, जो उसकी न्यू स्पीड रही वो क्या है बेटा, 5/6 है, किसकी, ओरिजिनल स्पीड की। भाई जो न्यू स्पीड है वो क्या है बेटा, 5/6 है, ओरिजिनल स्पीड की। तो एक बात बताइएगा बेटा, ये हमारी न्यू स्पीड है और ये हमारी ओरिजिनल है। यहां मैं स्पीड की बात करूं तो एक बात देखो, मैं यदि ओरिजिनल इधर ले जाऊं तो न्यू अपॉन में ओरिजिनल इक्वल हो जाएगा 5/6। तो इसका मतलब न्यू ये 5 है, तो बेटा ये क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बात समझ में आई? ये स्पीड है तो बेटा टाइम क्या होगी, आपको पता है, इफ द डिस्टेंस इज सर्टेन, इफ द डिस्टेंस इज सर्टेन देन द टाइम या स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसका मतलब टाइम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा, तो 6:5 हो जाएगा। अब ये पहले 5 मिनट में पहुंचता था लेकिन आज 6 मिनट में पहुंचा, तो इसका मतलब 1 मिनट लेट हुआ। कितने मिनट लेट हुआ, 1 मिनट लेट हुआ। मेरे अकॉर्डिंग 1 मिनट लेट हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 मिनट लेट हुआ है।
तो कितने की मल्टीप्लाई, 10 की, तो 10 की मल्टीप्लाई यहां करता हूं तो बेटा कितना आ गया, 50 मिनट क्या हुआ वो ले, सॉरी उसका जो ओरिजिनल टाइम है फिर क्या हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट लेट हुआ। तो ओरिजिनल कितना था, 50। और यदि पूछता जी न्यू कितना था, तो बेटा 10 की यहां मल्टीप्लाई करता 60, यानी कि पहले वो 50 मिनट में पहुंचता था, आज वो 60 मिनट में पहुंचा। समझ पाए? बढ़िया समझ में आ रही है बात? यस या नो? क्लियर है? चलो आगे की तरफ, एक और सवाल की तरफ। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो ज्योमेट्री का सवाल आ गया। अब जब ज्योमेट्री का सवाल आ गया तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। सवाल है क्या, आपसे बोला गया फाइंड द एंगल वैल्यू ऑफ एंगल्स एक्स एंड वाई। एक बात बताओ बेटा, सुनना बहुत ध्यान से, ये हमारी दो पैरेलल लाइन है और ये क्या हो गई, एक ट्रांसवर्जल लाइन हो गई। और जब ट्रांसवर्जल लाइन हो गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जी y इक्वल होगा 2x माइनस 5 के? क्यों होगा? क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होता है बेटा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब मैं कहूं कि जी इन ट्राइंगल, इसका नाम दे देता हूं मैं a, इसका नाम दे देता हूं b और इसका नाम दे देता हूं c। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल किसके होता है, 180 डिग्री के होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो 3x प्लस 60 प्लस वाई इक्वल हो गया 180 के। तो बेटा देखो 3x प्लस 60 प्लस वाई का मान कितना है, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 180। ये 60 और 5 उधर चला गया तो 3x और 5x के 3x और 2x कितना हो गया, 5x। 180 में से 60 गया, कितना बचा, 120। ये 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 125 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 5 से इसे काटता हूं तो 25 आ जाएगा। तो x का जो मान है आपका कितना आ गया बेटा, 25 डिग्री आ गया। अब मुझे y का मान निकालना है, तो बेटा y का मान क्या था हमारा, देखो क्या है, 2x माइनस 5। तो जरा देखना बेटा, 2 इंटू में 25 माइनस 5, तो बेटा कितना बन जाएगा, 25 टू जा 50 और 50 में से 5 गए, कितना बचा बेटा, 45 डिग्री। और हमसे यही तो पूछा गया था। समझ गए? क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बढ़ते हैं फिर एक और सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो साइडेड रीजन कौन सा है, ये साइडेड रीजन है हमारा। अब मुझे इस साइडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो यदि मैं एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल घटा दूं, क्लियर है भाई, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल घटा दूं तो बेटा ये निकल ही आएगा। अब जरा एक बात बताओ बेटा, क्या हमें इस सर्कल की रेडियस पता है? नहीं पता। लेकिन मैं यदि यहां से एक लाइन खींचूं, ये क्या हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि जी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अंडरूट में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कहां से आया बेटा ये आया पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर है? तो बेटा क्या आ गई रेक्टेंगल की जो हमारी डायगोनल है, अंडरूट में 64 प्लस 36 यानी कि अंडरूट में 100, और ये कितनी आ गई बेटा, 10 सेंटीमीटर। आ गई बात? अब जब ये निकल कर आ गया तो हम क्या कहेंगे कि जी रेडियस ऑफ
सर्कल जो है इक्वल है हाफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, यस या नो? तो इसका मतलब बेटा कितनी आ गई, 1/2 इंटू में 10 यानी कि 5 सेंटीमीटर। डन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सीडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई एरिया ऑफ सर्कल माइनस के एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्लियर है? देखो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या है बेटा जरा देखना, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एल इंटू में बी। तो पाई का मान कितना होता है बेटा 22/7, आर का मान कितना हो गया 5 इंटू 5 माइनस एल इंटू बी कितना हो जाएगा 6 इंटू में 8, यही हो जाएगा। अब देखो 5 5 जा 25, अब या 5 5 जा 25, 25 की मल्टीप्लाई 22 में करें तो 25 2 जा कितना हो जाएगा 50, कैरी कितना गया 5, 25 2 जा कितना 50 और 5 कितना हो गया 55, तो 550 सॉरी अपॉन में 7 माइनस के 8 6 जा 48, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 एलसीएम ले लिया तो 550 माइनस के 7 इंटू 48, तो 8 7 जा 56, कैरी कितना गया 5, 7 4 जा 28 और 5 कितना हो गया 28 और 5 कितना हो गया 3 यानी कि 33 हो गया ना, 336। अब जरा माइनस करना बेटा कितना आ जाएगा, तो ये 4 आ गया भाई, 10 में से 6 गया 4, यहां कितना बचा 4 में से 3 गया कितना आया 1 और 5 में से 3 गया कितना आया 214 अपॉन में 7, तो देखो 7 3 जा 21 कितना आ गया 4, अब 4 क्या 7 से कैंसिल आउट होता नहीं, तो इसका मतलब एक जीरो लगा लीजिएगा, फिर पॉइंट लगाया तो कितना हो गया 40 हो गया, एंड 7 5 जा 35, तो आंसर कितना आ गया 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए बात को, यस या नो? बेटा समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो डायरेक्शन दी है पाई चार्ट, हमें एक पाई चार्ट दिया गया है, ये रहा पाई चार्ट गिवन बिलो shows the number of shoes of 5 different brands in a multi brand store. There are 1200 shoes in all. सबसे पहला देखना बेटा ये है कि ये पाई चार्ट में हमें परसेंटेज बेस दिया गया है या एंगल बेस दिया गया है। हमने देखा बेटा ये पाई चार्ट जो है हमें परसेंटेज बेस दिया गया, और जब परसेंटेज बेस दिया गया तो हमें पता हर चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। जब उसने बोला देयर आर 1200 शूज इन ऑल, तो हम कहेंगे कि जी 100% की जो वैल्यू है वो 1200 है। पहला पॉइंट क्लियर। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी शूज ऑफ रीबॉक ब्रांड, हाउ मेनी शूज ऑफ रीबॉक ब्रांड, तो रीबॉक ब्रांड के कितने शूज है 23%। अब जरा देखो बेटा 100% की वैल्यू 1200 है, तो बेटा 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1200 अपॉन में 100, और मुझे 23% की वैल्यू निकालनी है, तो 23 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 अपॉन में 100 इंटू में 23, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 12 की मल्टीप्लाई 23 में करी तो 12 3 जा कितना हो गया 36, कैरी कितना गया 3, एंड 12 2 जा कितना हो गया 24, 24 और 3 कितना हो गया 27। तो इसका मतलब आपसे जो सवाल में पूछा गया कि हाउ मैनी शूज ऑफ रीबॉक ब्रांड, तो आप कहेंगे 276 कितने हैं आपके रीबॉक ब्रांड के हैं। बात समझ में आई? पक्का? चलिए अंतिम सवाल देखते हैं क्या है।
अब देखो अंतिम सवाल भी आपका पाई चार्ट का है। क्या बोला गया है? सवाल पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्यूमा एंड बेंस। प्यूमा के कितने परसेंट है बेटा? 21% है। और बेंस के कितने हैं? 13% है। हमसे डिफरेंस पूछा गया है, तो बेटा एक बात बताओ, डिफरेंस क्या हो जाएगा? 21% डिफरेंस में 13%, तो कितने परसेंट हो गए बेटा? 8% का डिफरेंस है दोनों में, है या नहीं है? और अब आपको पता है 100% की जो वैल्यू है वो बेटा 1200 दी है, तो बेटा 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1200 अपॉन में 100, और 8% की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटू में 8। तो बेटा कितना आ गया? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 12 8 जा क्या आ गया? 96। तो इसका मतलब दोनों के सूज में कितने का डिफरेंस है? 96 का डिफरेंस है। समझ में आई बात? नहीं आई? उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो मॉक टेस्ट मैंने आपको आरआईएमसी का कराया, यानी कि आज का जो हमारा मॉक टेस्ट रहा वो आरआईएमसी फर्स्ट मॉक टेस्ट रहा। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कि जो नेक्स्ट टेस्ट पेपर सॉल्यूशन आएगा वो आरआईएमसी का मैथ्स का दूसरे पेपर का सॉल्यूशन आएगा, यानी कि सेकंड पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट जरूर करें कि आपको किस तरीके का कंटेंट लगा, क्योंकि जो आरआईएमसी है उसके हिसाब से पेपर बनाया गया है। तो आपके घर में या आपके जो भी कोई तैयारी कर रहा है तो वो देख सकता है, उनके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो मेरी और आपकी मुलाकात अब नेक्स्ट मैथ्स के टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।